अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द स्ट्रेटजिक स्क्वायर। अच्छा जी, पहले शुरू में बात कर लेते हैं। मुझे एक दो फीडबैक आई है। एक तो कुछ लोगों ने कहा है कि जी आप हर प्रोग्राम के स्टार्ट में अपना इंट्रोडक्शन करा दिया करें छोटा सा, ताकि जो नए देखने वाले हैं उनको पता चले। जी, मेरा नाम फैसल अजमल है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ किंग्स कॉलेज लंदन से। उससे पहले मैं 22-23 साल तक जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स को दुनिया की स्टडी करता रहा हूँ। मेरा एक मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन में और एक मेरा इंटेलिजेंस में ऑस्ट्रेलिया से मक्वारी यूनिवर्सिटी से। ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है जी? प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ये एक पीएसपी पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है। मैं ये देखता था कि वेस्ट में इंग्लिश में जियो पॉलिटिक्स को समझने वाले बोलने वाले प्रोग्राम्स बहुत हैं, जिससे उनकी पॉपुलेशन को बहुत फ़ायदा होता है। तो जब मैं अभी अपनी पीएचडी रिसर्च के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना ये मुश्किल जियो पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट्स को उर्दू में कोशिश की जाए, पाकिस्तानी मासेस को, आम लोगों को समझाने के लिए, ताकि उनको समझ आ सके कि उनके आसपास ये क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे काम करते हैं, हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है, उसका हम पे इफ़ेक्ट क्या है, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, सहने के लिए हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, या हमारी पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए। अच्छा, ये आज जो मैंने आपके लिए सब्जेक्ट चूज़ किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं ख़ुद इस पर बहुत सोचता रहता हूँ। मेरी जो एक्सपर्ट से जब भी बात हुई है, तो ये एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। वो है कि चाइनीज़ वर्ल्ड व्यू क्या है, और चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी किन चीज़ों पर, किन कैरेक्टरिस्टिक्स पर, किन फाउंडेशंस पर बेस करती है, चाइनीज़ सोचते किस तरह है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी चाइनीज़ इनएक्टिव हैं, अमेरिका ताइवान को असला देता है, तो छोटा सा ताइवान है 4 करोड़ का, 1.5 अरब का, चाइना उसको पकड़ क्यों नहीं लेता, चाइना यहाँ भी बर्दाश्त करता है, चाइना इंडिया को भी बर्दाश्त करता है, चाइना ये भी करता है, चाइना क्यों नहीं अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता, और क्यों नहीं डिसाइसिवली काम करता। तो ये बड़े लोगों को चाइना की फॉरेन पॉलिसी से गिला रहता है। मैं इस प्रोग्राम में गो के इस पर घंटों बात हो सकती है, आवर्स एंड आवर्स, लेकिन मैं कुछ कोशिश करूंगा कि 15 पे, आज का प्रोग्राम थोड़ा सा 5 मिनट 1 मिनट लंबा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसको बहुत छोटे टाइम में बंद करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, इस सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए मैं सहारा लूँगा हेनरी किसिंजर की ये बुक है ऑन चाइना। हेनरी किसिंजर को आप सब जानते होंगे, जो नहीं जानते तो उनको के लिए ये कि ये प्रेसिडेंट निक्सन की एडमिनिस्ट्रेशन में जो थे 70s में, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, और प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन की इस्टेब्लिशमेंट में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में ये फॉरेन सेक्रेटरी थे। हेनरी किसिंजर वो डिप्लोमेट थे कि जिन्होंने पाकिस्तान की मदद से, अगर आपको याद हो तो 70s में हमने इनकी मदद की, और इन्होंने जाके हमने सीक्रेट मीटिंग इनकी कराई चेयरमैन माओ से। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन आए और चाइना का विज़िट हुआ, और बड़ा फेमस, और वहाँ से अमेरिका का और चाइना के ताल्लुकात शुरू हुए। हेनरी किसिंजर की ये बुक जो है, ये 2011-12 में लिखी थी उन्होंने, फौत होने से पहले अपने। तो डॉक्टर किसिंजर आपको पता है बड़े कंट्रोवर्शियल आदमी है, स्पेशली जो अरब इसराइल वॉर में इन्होंने, चूँकि यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन्होंने इसराइल की बड़ी हेल्प की, जिसकी वजह से हम मुसलमान इनको अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन डिप्लोमेसी में ये पार एक्सलेंस इनको उस्ताद का दर्जा हासिल है, और जिसने डिप्लोमेसी सीखनी है तो वो हेनरी किसिंजर की बुक्स को पढ़ना चाहता है, क्योंकि ये बिल्कुल सबसे टॉप डिप्लोमेट दुनिया की रीसेंट हिस्ट्री में गुजरे। अच्छा जी, इनकी बुक का नाम है ऑन चाइना। तो ये लिखते हैं अपनी बुक में कि जी मैंने 73 में जब से ओपनिंग हुई रिलेशंस की, तो मैंने कोई 50 दौरे किए हैं, 50 दौरे किए हैं इन्होंने चाइना के। और ये कहते हैं कि जी हमें शुरू में समझ नहीं आती थी कि चाइनीज़ किस तरह सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने फिर चाइनीज़ क्लासिक्स जितने थे, जो चाइनीज़ ज़ुबान में थे, उनको पढ़ना शुरू किया, उनको समझना शुरू किया, जिसमें सन त्सो की आर्ट ऑफ वॉर है, कन्फ्यूशियस की बुक्स हैं। और कहता है जब मैंने चाइनीज़ क्लासिक्स को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे समझ आना शुरू हुई कि चाइनीज़ का थिंकिंग पैटर्न है क्या, इनका हिस्टोरिक वर्ल्ड व्यू क्या है, इनका स्ट्रेटजिक प्रोग्राम क्या है, किस तरह डिफ़ाइन करते हैं ये इसको। तो इस पर हम अभी बात करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस स्लाइड्स को रोक के ज़रूर पढ़िएगा, और इस पर ये किताब अगर आप पढ़ सकें, है बड़ी 500-550 सफ़ों की है, मुश्किल किताब है, लेकिन अगर जिनको शौक़ है, अगर वो पढ़ लेंगे, उनके लिए बड़ा आई ओपनिंग होगा। तो हिस्टोरिक वर्ल्ड व्यू चाइना का जी, मैं आपको बता दूं कि चाइना की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो है 4000 साल की। जो चिंग एम्परर था, जो पहला एम्परर, जिसको येलो एम्परर कहते हैं, जहाँ से चाइना का नाम पड़ा है, उसके रिकॉर्डेड कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स 4000 साल पुराने हैं। तो ये कंटिन्यूस एक सिविलाइजेशन चली आ रही है 4000 साल से।
तो चाइनीज़ जब किसी करंट आजकल के किसी इवेंट को देखते हैं तो हम समझते हैं, चूँकि हमारी हिस्ट्री 70-75 साल की है सब कॉन्टिनेंट के पूरे की, तो हम समझते हैं कि यार ये चाइनीज़ क्यों नहीं एक्ट करते, हमारी तरह क्यों नहीं एक्ट करते, डिसाइडेडली क्यों नहीं एक्ट करते, डिसाइसिव क्यों नहीं है। तो चाइनीज़ का सोचने का जो है, उनके पास एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत पुरानी हैं। मिसाल, अगर कोई चाइना के किसी एक हिस्से पे कब्ज़ा करेगा तो वो उसको ले जाएंगे 1200 में कि जी जब मंगोल्स आए थे तो उन्होंने ये किया था, तो हमने ये किया था, उससे ये हुआ था। मंचूरियंस आए थे तो उन्होंने ये किया था, हमने ये किया था, उससे ये हुआ था। तो उनकी एग्जांपल्स बहुत पुरानी हैं और बहुत डिटेल्ड हैं और बहुत वेरीड हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उनके पास। तो चाइनीज़ जब दुनिया को देखते हैं तो वो 3-4 हज़ार साल के एक्सपीरियंस से दुनिया को देखते हैं, और उनका दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज़ है। वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो है क्या। जी, चाइनीज़ ख़ुद को, चाइना को कहते हैं द मिडल किंगडम। मिडल किंगडम से उनका मुराद ये है कि ना चाइना आसमान पर है और ना ज़मीन पर है, चाइना दोनों के दरमियान में है। और चाइना हेवन यानी आसमान के और ज़मीन के दरमियान कनेक्शन का, राब्ते का ज़रिया बनता है। यानी चाइना बाकी दुनिया के लोगों से और मुल्कों से मुख्तलिफ है, उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है आसमान के साथ, और वो ज़मीन से और आसमान के दरमियान में। तो एक तो वो बहुत एक आइसोलेटेड, बहुत प्रिमिटिव, बहुत प्राउड सिविलाइजेशन है। वो समझते हैं कि जी हमारे बराबर का कोई नहीं है, और हमारी सिविलाइजेशन जो है वो पिनिकल है, जो हर किसी को आके हमसे सीखना चाहिए। हम किसी के पास जाके कोई चीज़ नहीं सीखेंगे। अभी आज की दौर में कितना रह गया या नहीं रह गया, क्योंकि चाइनीज़ ने अब वही टेक्नोलॉजी, वही वेस्टर्न आइडियाज़ वो अपनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये बेसिक थिंकिंग आपको बता रहा हूँ कि चाइनीज़ हिस्टोरिक वर्ल्ड व्यू क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि जी वो कहते हैं कि सिर्फ चाइना सिविलाइज्ड है, और उसके बाद 7 रिंग्स हैं बारबेरियंस के, ठीक है ना। चाइना से बाहर वो कहते हैं कि सब बारबेरियन हैं, यानी जंगली हैं, वैशी हैं, ठीक है ना। तो 7 रिंग्स हैं, नियर बारबेरियंस, फिर उससे आउटर बारबेरियंस, उससे आउटर बारबेरियंस, और फिर फार अवे बारबेरियंस, जिनको वो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ को फार अवे बारबेरियंस कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हम जो है चाइनीज़ सिविलाइज्ड हैं, बाकी सारी दुनिया बारबेरियंस है। फिर उसमें सन जू का जो है वो अभी हम उस पर बात करते हैं। चाइनीज़ हिस्ट्री शेप किस तरह हुई और चाइना की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फियर क्या है। जी, चाइना की हिस्ट्री इस तरह शेप हुई कि आप को पता है कि आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो ग्रेट वॉल है चाइना की, वो आपने सुना होगा, सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट है या हिस्टोरिक साइट है चाइना की। वो बेसिकली चाइनीज़ को बनानी पड़ी, क्योंकि चाइनीज़ का जो हिंटरलैंड है, जो मंगोलिया, रशिया की तरफ जाके लगता है, वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। आप नोट करेंगे कि हम बार बार, उस दिन भी हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की, रशिया क्यों इन्वेड होता रहा यूरोप से। इसी तरह चाइना हमेशा से इन्वेड होता रहा है होड़ से। ट्राइबल लोगों ने, मंचूरियंस ने, मंगोल्स ने, रशियंस ने, तातार्स ने, इन लोगों ने हमेशा चाइना को रेड किया, जिसकी वजह से चाइना लैंड सेंट्रिक हो गया। चाइना हमेशा अपने पीछे लैंड की तरफ देखता था, समंदर की तरफ देखने का उसको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसके सारे दुश्मन जो थे वो पीछे से आते थे, लैंड की तरफ से, रशिया से, मंगोलिया से आते थे। तो चाइनीज़ ने ग्रेट वॉल भी 1000 किलोमीटर की इसलिए बनाई थी कि उन वैशियों को, उन नियर बारबेरियंस को आने से रोका जाए। और चाइना को जो सबसे बड़ा फियर है वो ये है कि केओस। चाइनीज़ ये कहते हैं कि जी हम चाइना को हार्मनी में होना चाहिए। चाइना जब केओस में आया है तो चाइना में मिलियंस ऑफ लोग मरे हैं, चाहे वो खाना जंगियों में हो या ये जो मैंने फ़ौरन आपको इन्वेडर्स की रेट बताए, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग मरते हैं। तो चाइनीज़ का एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं चाइनीज़ हार्मनी। वो कहते हैं कि स्टेट को हर वक्त हार्मनी में रहना चाहिए, ठीक है ना। और उस हार्मनी को अचीव करने के लिए उन्होंने एक हायरार्किकल सिस्टम बनाया हुआ है कि जी जिसमें एम्परर सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद उनकी कन्फ्यूशियस क्लास है जो कन्फ्यूशियस को पढ़ती है, उनकी ब्यूरोक्रेसी है, और उसके बाद मासेज है। ये एक हायरार्की है जिसमें चाइनीज़ सोसाइटी मोल्ड हुई है, जिसमें उनको इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो वो हमेशा चाइना डरता है एनार्की से, क्योंकि हिस्ट्री में इनकी 3 किंगडम्स पीरियड, फिर डायनेस्टीज़ के, मिंग चिंग डायनेस्टी के आपस के झगड़े, वो हर झगड़े में चूंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी तो 5-10 मिलियन लोग, 50-60 लाख 70 लाख लोग मर जाते थे। चाइनीज़ उस केओस से बहुत डरते हैं। तो चाइनीज़ का सबसे जो फंडामेंटल चीज़ है कि हार्मनी को हमने, चाइना के अंदर की हार्मनी को हमने इस्टेब्लिश रखना है और उसको हमने ख़राब नहीं होने देना। दूसरी चीज़ वो एक ये कहते हैं कि जंग जो है वो चाइनीज़ सिविलाइजेशन से बीनीथ है, यानी चाइनीज़ के लेवल का काम ही नहीं है जंग करना। तो चाइनीज़ कहते हैं कि जंग सबसे आखिरी रिजॉर्ट है। जंग हमेशा अगर चाइनीज़ को करनी पड़े तो चाइनीज़ बारबेरियंस को बारबेरियन से लड़ाते हैं। वो कहते हैं
पुट बारबेरियंस इन फ्रंट ऑफ बारबेरियंस, बारबेरियंस को बारबेरियन से लड़ाओ, हम उस सिविलाइजेशनल लेवल पे हैं कि हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और चीज़ है, सन त्ज़ू का मैंने जिक्र किया था, सन त्ज़ू का आर्ट ऑफ वॉर आप पढ़ेंगे, बड़ी मशहूर किताब है, हर आदमी उसके बारे में बात करता है। तो वो भी बेसिकली ये सन त्ज़ू कहता है कि असल जीत वो है जिसमें जंग हो ही ना। आप अपनी फौजों को, लॉजिस्टिक्स को, दुश्मन का मोराल डाउन करके, अपने जासूस बेच के ऐसी इन्वायरमेंट बनाए कि दुश्मन जंग करने से पहले जंग हार जाए। और उसकी बहुत खूबसूरत कोट्स हैं, उसमें एक में वो कहता है कि बिल्ड रिट्रीटिंग आर्मी बिल्ड गोल्डन ब्रिजेस फॉर देम, कि जो आर्मी रिट्रीट कर रही हो तुम्हारे दुश्मन की, उसको सोने के पुल बना के दो ताकि वो पीछे चला जाए। अब हमारे उसमें हो तो कहे कि जी क्यों आर्मी दुश्मन को जाने दें, पकड़ो इसको ख़त्म करो। नहीं, चाइनीज़ इस तरह सोचते ही नहीं, वो हार्मनी को मेंटेन रखना चाहते हैं और वो ब्लड शेड से बिल्कुल भागते हैं। वो ये कहते हैं कि जी चाइनीज़ सिविलाइजेशन का लड़ जाना ही हमारी नाकामी है। चाइनीज़ उस टाइम तक सिविलाइज हैं जब तक वो लड़ते नहीं और दुश्मनों को दुश्मनों से लड़ाते रहते हैं और इस तरह का वो काम चलते रहते हैं। उसके बाद एक चाइनीज़ का एक और जो चीज़ आपको मैं बताऊं वो ये है कि दुनिया सारी जो है वो चेस खेलती है, इंडियंस, यूरोपियंस, रशियंस। चेस में क्या होता है कि जी दो फौजें आमने सामने हैं और आपने दूसरे के बादशाह को चेकमेट करना है, उसको मात देनी है, यानी उसको ज़ीरो सम गेम है, हरा देना है। चाइनीज़ खेलते हैं गेम, उसको कहते हैं वे ची भी कहते हैं उसको, और जापानीज़ उसको कहते हैं गो। ये एक आपको पिक्चर नज़र भी आ रही होगी, मैं और भी इलेबरेट इसको करता हूँ। ये एक बोर्ड होता है जी, 19 बाय 19 के ग्रिड होता है, 19 लाइंस एक तरफ और 19 लाइंस दूसरी तरफ, और आपको तकरीबन कोई 100-120 काले पत्थर एक प्लेयर को मिलते हैं और वाइट पत्थर एक प्लेयर को मिलते हैं। तो ये वेची का गेम एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको जब आप देखेंगे तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें इस टाइम पड़ी हुई हैं ये स्टोन्स पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं इस टेबल पे, इस बोर्ड पे, कौन जीता है आपके ख्याल से? आप नहीं बता सकते। इस गेम में, वीची में या गो में कोई जीतता नहीं है। जीतता सिर्फ वो आदमी है जो इस बोर्ड के ज़्यादा इलाके को कवर करता है और दुश्मन को अपने घेर लेता है। इसमें मात का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसमें कोई हारता नहीं। इसमें सिर्फ ये है कि आपने पुर्जे इस तरह मूव करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है कि आखिर में आके जीत इस तरह हो कि आपकी पोजीशन बोर्ड पर अपने दुश्मन से ज़्यादा स्ट्रांग हो, यानी दुश्मन को आपने घेर लिया हो। तो चाइनीज़ इस मेंटेलिटी के लोग हैं, वो ज़ीरो सम चेस की तरह हराने को, बादशाह शह मात देने को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जी आपने गोटे मूव करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, दुश्मन ने भी करते रहना है, आपने भी करते रहना है, और आखिर में जीत इस तरह होगी कि आपने वो जो जिस स्क्वायर पे गेम हो रही है, जिस इलाके में जंग होनी है या हो रही है या जहाँ जियोपॉलिटिक्स हो रही है, आपने ऐसे मोरे अपने पत्थर मूव कर दिए हो कि दुश्मन को आपने उस ज़्यादा इलाके पर घेर लिया हो और आपकी डोमिनेंस हो जाए उस बोर्ड पर या उस रीजन में या उस इलाके में। ये चाइनीज़ तरीका है अपनी जियोपॉलिटिक्स को रन करने का। तो आपको समझ आएगी कि चाइनीज़ बहुत पेशेंट, क्योंकि वो हज़ारों साल से चीज़ें देखते आ रहे हैं, वो बड़े पेशेंटली इन चीज़ों को करते हैं। वो एक पुर्जा यहाँ चलाएंगे, एक पोर्ट वहाँ ले लेंगे, एक रोड वहाँ ले लेंगे, कोई चीज़ यहाँ बना लेंगे, कोई चीज़ वहाँ बना लेंगे। वो स्टोन्स मूव करते रहते हैं जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर या वीची बोर्ड पर, जब तक कि वो दुश्मन को आखिर में दिखा देते हैं कि यार देखो, अगर अभी जंग करोगे हमसे तो जंग का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने बोर्ड को घेर लिया हुआ है, हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, तुम्हारे पास चॉइसेस कम हो गई हैं, तो अब जंग का फ़ायदा कोई नहीं, जंग करोगे तो हार जाओगे और तबाही होगी, तो इसलिए तबाही ना करो, रिट्रीट कर जाओ। ये चाइनीज़ स्ट्रेटजिक थॉट के ये प्राइम एग्जाम्पल है। चेस वर्सेस वीची, वीची में कोई विनर नहीं है, वीची में जंग होती ही नहीं। वीची में सिर्फ एसेट्स मूव होते हैं और वो दुश्मन को आखिर में बता दिया जाता है कि यार देखो, अब हम आपसे बहुत स्ट्रांग हो गए, हमने आपको घेर लिया है, अब आपका कोई फ़ायदा नहीं जंग करने का, क्योंकि आप हार जाओगे और बहुत ज़्यादा खून ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको करें। तो अच्छा, एक और चीज़ जो चाइनीज़ करते हैं वो बड़ी सरप्राइजिंग है। कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू एक शॉर्ट बर्स्ट चाइनीज़ एक्टिविटी का करेंगे जो बिल्कुल उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी पेशेंस के अचानक खिलाफ होगा, और उसको करके चाइनीज़ उसके फ़ौरन बाद वापस आ जाएंगे। अगर आपको 1962 की इंडो चाइना वॉर का पता हो तो चाइनीज़ ने, मेरे ख्याल में अभी मुझे सही याद ना हो तो 15 दिन में शायद जितना उनका क्लेम टेरिटरी पर है इंडिया की, वो ले लिया था। वो ले ली उन्होंने कंप्लीट टेरिटरी जिस पे चाइना का क्लेम है। लेकिन उसके बाद क्या किया, उसको लेके इंडिया को जंग हराने के फ़ौरन बाद जिस पोजीशन से वो जंग करने आए थे वापस उस पोजीशन में जाके बैठ गए। अब आप कहेंगे कि यार फिर जंग क्यों की थी?
अब यही फ़र्क है आम लोगों की सोच में और चाइनीज़ की सोच में। चाइनीज़ ये समझते हैं कि जंग जीतने से मसाइल हल नहीं होते, क्योंकि कल आज वो ताकत में है, कल अगर इंडिया ताकत में आ जाता है तो वो जंग दोबारा करके जगह शायद हमसे ले ले, शायद इससे भी ज़्यादा जगह ले ले। वो चाहते हैं कि सारे मसाइल टेबल पर बैठ के वो इंडियंस बैठें और उनके साथ बैठ के इस बॉर्डर को करें ताकि कल को दोबारा जंग ना हो। इसी तरह वियतनाम में हुआ। वियतनाम ने जब अमेरिका को शिकस्त दी, कम्युनिस्ट आ गए हो ची मिन, तो उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ मुआहदा कर लिया। अब सोवियत यूनियन और चाइना के उस ज़माने में बहुत दुश्मनी चल रही थी, जिसका एक वजह अमेरिका की ये जो मैंने आपको बताया हेनरी किसिंजर की मीटिंग्स और ये चीज़ें थी। तो 100 डिविजन्स रशियन आर्मी की चाइनीज़ बॉर्डर पे लगी हुई थी। वियतनाम के साथ रशियंस ने मुआहदा किया। अब 100 डिविजन्स लगी हुई हैं। चाइना को तो चाहिए था कि यार हम दो तरफ से घेरे गए, उधर 100 डिविजन्स पड़ी हैं तो हम खामोशी करते हैं। उन्होंने फ़ौरन वियतनाम पे अटैक कर दिया। वियतनाम पे अटैक किया। अटैक करके उनकी बहुत नुकसान हुआ चाइनीज़ का, लेकिन उन्होंने वियतनाम की आर्मी को हरा दिया। अब जब हो ची मिन सिटी बिल्कुल सामने रह गया और बीच में कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई वियतनामीज़ आर्मी नहीं रह गई थी, चाइनीज़ रिट्रीट करके वापस आ गए। अब ये वो चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रेटेजिक थॉट के, जो दुनिया को परेशान करते हैं कि यार ये नॉर्मल काम क्यों नहीं करते। फिर मैंने आपको बताया कि वो टेरिटरी लेना चाइनीज़ का एम नहीं था। चाइनीज़ का एम ये था कि वियतनाम से को रशिया से बहुत करीब ना होना दिया, उनको सिग्नल दिया जाए ये करोगे तो हम जो है वो तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये सिग्नल भी दिया कि 100 डिवीज़न फौज अगर रशिया की खड़ी भी है हम फिर भी नहीं डरते। अब आपको मैं बताऊं कि इस टाइम पे रशिया भी न्यूक्लियर था और अमेरिका भी न्यूक्लियर था, ठीक है। चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने वियतनाम को रशिया की फ़ौजों का बॉर्डर पे होते हुए, न्यूक्लियर वेपन्स होते हुए उन्होंने जंग की और वियतनाम को हराया भी, लेकिन फिर वापस आ गए। तो ये बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज़ चाइनीज़ क्या करते हैं कि इस तरह की एक बर्स्ट करके उससे अपने अहदाफ को हासिल करके वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो एक तो ये इनका स्ट्रेटजिक थॉट का बहुत क्रिटिकल चीज़ है। अच्छा, अब ये इसमें प्रोफेसर किसिंजर लिखते हैं, डॉक्टर किसिंजर, कि जी मैं जब माओ ज़ेडुंग से बात करता था तो मैं उनसे पूछता था कि यार ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड आपने किया, जिसमें सारे काश्तकारों को इकट्ठा कर दिया और उनको कहा कि जी सारे मिल के उगाओगे, उससे बड़ा नुकसान हुआ, कहते हैं मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, ये आपने क्यों किया, आप क्यों करते हो इस तरह के काम, आपको नुकसान हो रहा है आपके मुल्क को। तो वो कहते हैं कि चेयरमैन माओ ने मुझे बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि जी मैं चाइनीज़ को आराम से रेवोल्यूशन के बाद बैठने नहीं देना चाहता, इनको मैं जितनी तकलीफ दूंगा ये उतने मजबूत होंगे, उतने कुंदन बनेंगे। और वो एक किस्म की चाइनीज़ को अजियत इसलिए देते थे कि उनको मजबूत बनाते जाएं। अब हेनरी किसिंजर कहते हैं कि मैं ये सुन के हैरान रह गया कि ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद एक और फियास्को हुआ जिसको कल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। किताबें जला दी, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी, उस्तादों को फार्म्स में भिजवा दिया काम करने के लिए, सारे पॉलिटिशियंस को जो कोई बात नहीं सुनता था उसको भिजवा देते थे किसी दूर दराज इलाके में कि जाओ खेती बाड़ी करो। उससे बड़ा नुकसान हुआ, एजुकेशन ख़राब हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए, इलीट सारी टूट गई, सारी ब्यूरोक्रेसी टूट गई। तो बाय द वे एक बात आपको बताता चलूँ कि ब्यूरोक्रेसी से मुझे याद आया कि आपको पता है कि ये जो हम जिसको CSS कहते हैं या मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं, जो हमारे मुल्क में होता है, बाकी मुल्कों में भी होता है, आपको पता है कि चाइना में पहला जो मुकाबले का इम्तिहान ब्यूरोक्रेसी सेलेक्ट करने के लिए हुआ था वो आज से 2000 साल पहले हुआ था। चाइनीज़ ब्यूरोक्रेसी 2000 साल से एग्जामिनेशंस के थ्रू मेरिट पे भर्ती होती आ रही है। जब यूरोप में किसी ने सुना भी नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी होती क्या है, जब वैशी थे लोग, उस टाइम चाइना में ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट करने के लिए मुकाबले के एग्ज़ाम होते थे, ठीक है। तो ये इतनी डीप सोसाइटी है और इतनी इनकी पुरानी रवायात हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए चाइना की स्ट्रेटेजिक थॉट को, जियोपॉलिटिक्स को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बाकी दुनिया से अलग है। अब हम अगर ख़ुद को देखें तो हम पे यूरोप का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। क्रूसेड से लेके यूरोप मुसलमान, यूरोप मुसलमान, यूरोप मुसलमान, यूरोप मुसलमान, फिर उसके बाद ये कॉलोनियल्स आ गए। तो हम यूरोप की प्रोसेस में, थिंकिंग में लगे रहते हैं, क्योंकि जब हमारी मुसलमानों की हुकूमतें शुरू हुई तो उस टाइम या रोमन एम्पायर थी या पर्शियन एम्पायर थी, वो बेसिकली वही ज़ीरो सम गेम, लड़ाई झगड़ा और इस पर यकीन रखते। चाइना का कभी इस तरह का कोई हिस्ट्री नहीं थी। चाइना एक आइसोलेटेड मिडल किंगडम, सिविलाइजेशन, खुद को समझने वाले और किसी को इंसान ही अपने बराबर के ना समझने वाले लोग, तो उनकी डेवलपमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हुई है। इसलिए उनको समझना बहुत मुश्किल है, जो हमें बात नहीं समझ आती चाइनीज़ की। तो इसी मैंने बताया कि माओ ज़ेडुंग ने कहा, डॉक्टर किसिंजर कहते हैं इस बुक में, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, वो कहते हैं कि जी मैं इनको चाहता हूँ कि ये आराम से बैठे ही ना,
ये रेवोल्यूशन के बाद अगर बैठ जाते तो किसी काम के ना रहते। मैं इनको सख्त जान बनाता रहता हूँ, मैं इसलिए इनको मुश्किल से मुश्किल काम इन पे डालता रहता हूँ ताकि ये जो है अपना काम को आगे चलाएं और क्या नाम है, ये मजबूत होते जाए, बनते जाएं। आगे चल के डॉक्टर किसिंजर अपनी बातें करते हैं कि जी हमने किस तरह खोले, उनसे ताल्लुकात खोले और ये किया और वो किया, सीक्रेट विजिट मैंने किया और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट निक्सन गए हमने, और फिर उसको कहते हैं शंघाई कम्युनिके, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फाउंडेशन है यूएस और चाइनीज़ रिलेशंस की। शंघाई कम्युनिके में ये था कि पहली दफ़ा यूएस ने वन चाइना पॉलिसी को माना और कहा कि जी बीजिंग जो है ये इसका कैपिटल है चाइना का, और वियतनाम ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। ये हम तक तो वो मान गए, लेकिन फिर भी वो ताइवान को उन्होंने कहा कि जी जब तक ताइवानीज़ नहीं कहेंगे खुद आपसे शामिल होने का, हम ताइवान की मदद करते रहेंगे, हम आपको ताइवान पे कब्जा नहीं करने देंगे। तो उसके बाद फिर इनकी कभी टेंशन पे फर्स्ट ताइवान क्राइसिस, सेकंड ताइवान क्राइसिस, थर्ड ताइवान क्राइसिस, ये इनका चलता रहा। और इस तरह के इनके आज भी अगर आपने देखा हो तो अभी रिसेंट जो मीटिंग हुई है, पहली बात चाइना ने की है कि जी ताइवान हमारी रेड लाइन है, ठीक है ना। फिर ये बात वहीं से जाती है कि जी ये जियो पॉलिटिक्स जो होती है ये एक दिन की नहीं होती, ये मुल्कों की स्ट्रेटजी एक दफ़ा बन जाती है तो वो फिर सदियों तक, अगर नहीं तो कम से कम दहाइयों तक उस पर फॉलोअप करते रहते हैं और वो अपनी रेड लाइंस को क्रॉस नहीं होने देते। मैंने बताया था कि रशिया क्यों यूक्रेन पे लड़ रहा है, यूक्रेन से, चाइना क्यों ताइवान उसकी रेड लाइन है, बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें एक ज्योग्राफी से और उस ज्योग्राफी को इंस्ट्रूमेंटलाइज करने से, ऑपरेशनलाइज करने से जब उस जो स्ट्रेटजी बन जाती है तो ये सारी चीज़ें उसमें से निकलती हैं। उसके बाद वो बात करते हैं कैसे डेंग जाओपिंग ने कैपिटलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दे के चाइना को ओपन करना शुरू किया। फिर उसके बाद आपको पता है कि 91 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना चला गया, और उसके बाद जो उनकी डेवलपमेंट है उसको आपने देख लिया हुआ है। दुनिया की तारीख़ में कभी इतनी तेज़ी से किसी कौम ने तरक्की नहीं की। 800 मिलियन 80 करोड़ लोगों को 30 साल के अंदर चाइना ने एब्जेक्ट पावर्टी यानी कंप्लीट गुर्बत से निकाल के और बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले आए। 80 करोड़ लोग 30 साल में। लेकिन डॉक्टर किसिंजर बुक को एंड करने से में एक बात करते हैं कि जी मैं एग्जैक्टली वो हालात देख रहा हूँ जो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले थे यूरोप की मुख्तलिफ पावर्स के दरमियान, और मुझे लगता है कि चाइना और अमेरिका जो है उनके भी हालात आहिस्ता आहिस्ता वो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वाले बनते जा रहे हैं। मिसट्रस्ट और एक दूसरे पर न करना और एक दूसरे को घेरने की कोशिशें। तो वो कहते हैं कि मैं आगे इसको अच्छा फ्यूचर नहीं देख रहा, मुझे इसमें जंग होती नज़र आई है। और उसके लिए फिर वो मुख्तलिफ रेमेडीज़ बताते हैं, इलाज बताते हैं कि जी ऐसे ट्रेड करें, इस तरह चाइना की बात को समझें, अमेरिका की बात को चाइना समझे और किस तरह आगे चलना चाहिए। तो ये जी तो आज का प्रोग्राम था। होप आपको पसंद आया होगा। कुछ वो हो तो प्लीज़ फीडबैक दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।